हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी गुप्ता और मैं लेकर आ गई हूँ पीवाईक्यूज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3, जो कि ऑलमोस्ट जिसमें सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं और ये एक लास्ट वीडियो है मेटल नॉन मेटल का। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम। इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियोस में, पर मैं जानबूझकर इसमें ऐड किए ताकि आपका इसमें रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है मुझे सोडियम का, ऑक्सीजन का एंड मैग्नीशियम का। तो पहले हमें जाना पड़ेगा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए इनका एटॉमिक नंबर। सोडियम का होता है 11, ऑक्सीजन का होता है 8, मैग्नीशियम का होता है 12। तो 281 हो जाएगा सोडियम, 26 हो जाएगा ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम का हो जाएगा 282। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है इनका। सोडियम की आउटर शेल, सोडियम है, इसके 3 शेल्स हैं, राइट। पहली शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, और लास्ट में 1। क्या ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है? बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आपको कैसे बनाना है? बस सोडियम में आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको आपको इस तरीके से डॉट से या फिर स्टार बनाकर रिप्रेजेंट कर देते हैं, या क्रॉस बनाकर। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का बना दिया है। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6। मैग्नीशियम का अगर हमें बनाना होगा तो मैग्नीशियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो उस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बट अगर इनकी रिलेशन का पूछा जाता है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 एंड MgO, जैसे आई गया बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेम द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? Na2। Na2 कहाँ से आया आपको पता है? सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। जब क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे तो बन जाएगा हमारा फॉर्मूला Na2O। ओके, हमें यहाँ पे दिखाना है ट्रांसफर, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ कैसे है। ठीक है, तो मैं इस साइड दिखा देती हूँ। सोडियम था, सोडियम के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और सोडियम कितने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 2। Na ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये भी। जैसे कि हमें पता चला है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो उसे कितने की जरूरत होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपनी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा? एक सोडियम से एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, इस वाले सोडियम से भी एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या हो जाएगा? मैंने सोडियम का इसलिए थोड़ा चेंज बनाया था, एक सेकेंड मैं इसको बना देती हूँ डॉट, इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, ये जाकर पहुंच जाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा? Na दोनों हो जाएंगे प्लस, एंड ऑक्सीजन के पास आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, इसका भी इधर आ जाएगा। समझ आ गया? अब इसको कैसे लिखेंगे? Na कितने थे? 2 थे ना। Na हो जाएंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा साइन प्लस का। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए इससे? 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा इधर। 2 डॉट बनाएंगे क्योंकि 2 हमारे सोडियम के इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं जो डोनेट किए हैं सोडियम ने इंडिविजुअली। इस तरीके से हमें इस स्ट्रक्चर को दिखाना होगा। जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी है उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो नई है उनको भी समझ आ गया होगा कि कैसे हमें इसे बनाते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर उसके बाद इनके बॉन्ड्स को हम फॉर्मेशन करते हैं। कौन डोनेट करेगा? आपको पता है मेटल्स ही डोनेट करती हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। पहले भी बताया हुआ है, आउटर शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देंगे और अपने आप को क्या कर लेंगे? स्टेबलाइज कर लेंगे, ऑक्टेट बना लेंगे नोबल गैसेस की तरह। ठीक है, जिसके आउटर शेल में 5 6 7 आते हैं, वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। क्या करने के लिए? फिर से वही ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि अपना ऑक्टेट बनाते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 वाला क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से सेम हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी बनाना होगा, MgO। तो आपको पता है यहाँ पर मैग्नीशियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ऑक्सीजन को भी कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है।
1 2 3 4 5 6, ये जब ले लेंगे तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, Mg+2 ऑक्सीजन पर आ जाएगा -2, 2 क्रॉस उसको मिल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 इसके पास ऑलरेडी थे। तो कुछ तरीके इस तरीके से हमें आयंस को हमें दिखाना होता है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सके। डन, चलिए नेक्स्ट है व्हाट आर अलॉयज। ये भी पुरानी वीडियो में था। अलॉयज बहुत आसान है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स। कैसे होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, टू और मोर मेटल्स, वन ऑफ देम कैन बी नॉन मेटल्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ स्टील का। स्टील में आपको पता है मेटल होती है ना, आयरन। आयरन के साथ कुछ बिल्कुल सही नॉन मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि कार्बन। ठीक है, तो लिखा हुआ अलॉयज क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, टू और मोर मेटल्स के साथ वन ऑफ देम नॉन मेटल ऑल्सो। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। क्या बोल रहा है? हाउ दे आर मेड, ये इन्हें बनाते कैसे हैं? तो ऑब्वियसली इनको मेल्ट कर कर मिक्स करना होता है, देन जाकर ये एक मिक्सचर ही होता है, तभी लिखा है मैंने होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है ओवरऑल एक जैसा, जैसे कि नमक और पानी मिक्स कर देंगे ओवरऑल एक जैसा लगेगा, होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर मैं नमक में ना मिलाकर मैं सॉइल मिला देती हूँ, वाटर के अंदर क्या मिला देती हूँ? सॉइल, क्या वो होमोजेनियस होगा? नहीं। ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आपने देखा होगा पीतल की जो मूर्तियां होती हैं वो ओवरऑल सेम ही लगती हैं, स्टील के जो बर्तन होते हैं ओवरऑल सेम ही लगते हैं, इसीलिए मैंने क्या बोल रहे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। हमें क्या करना है? दो मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर दे मेड, तो हमें समझ आ गया। हमें क्या करना है? दे आर मेड बाय मेल्टिंग अ मेटल विच इज लार्ज अमाउंट एंड देन एडिंग द अदर मेटल। हमें क्या करना है? मेल्ट करना है, देन अदर मेटल्स या नॉन मेटल्स को उसमें मिक्स करना है, एंड देन जाकर हम क्या बना लेते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर और अलॉय। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है नेम द कंस्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर। तो आपको पता है ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर ये भी क्या होते हैं? अलॉयज होते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रास को कैसे बनाते हैं, ब्रॉन्ज को कैसे बनाते हैं? तो ब्रास को बनाते हैं कॉपर एंड जिंक से। बहुत ही बढ़िया, कॉपर एंड जिंक से बनाते हैं। ठीक है, सोल्डर को किसे बनाते हैं? लेड एंड टिन से बनाते हैं। एंड ब्रॉन्ज को किसे बनाते हैं? कॉपर एंड टिन से बनाते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? अगर मैं बात करती हूँ ब्रास की, अगर मैं बात कर रही हूँ ब्रास की, तो ब्रास के अंदर याद रख लो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे? कॉपर एंड जिंक। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात कर रही हूँ ब्रॉन्ज की, किसकी बात कर रही हूँ मैं? ब्रॉन्ज की। तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होंगे? कॉपर एंड टिन। टिन, ठीक है, एसएन से डिनोट करते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ सोल्डर की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है? लेड एंड टिन, पीबी एंड एसएन। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ आ गया आप सभी को? चलिए इसको मैं रेस कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सके ताकि। ओके, यहाँ पर भी वही लिखा, इट कंटेन्स कॉपर एंड जिंक, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स। ठीक है, अभी यहाँ पर ना यूजेस भी पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि ब्रास का यूज हम कहाँ करते हैं। आपको पहले तो पता चल गया कॉपर एंड जिंक ब्रास से ब्रास को बनाते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज होते हैं? तो मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स को बनाने के लिए हम ब्रास का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। कहते हैं ना मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो मेडल बनाने में यूज करते हैं। और स्टैचूज यानी कि मूर्ति वगैरह बनाने में भी हम इनका यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, सोल्डर की बात कर लेते हैं। लेड एंड टिन अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, राइट? इट इज यूज फॉर सोल्डिंग। आपने सुना होगा ना, सोल्डिंग पर्पसेस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? सोल्डर का यूज करते हैं। और इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि सोल्डर क्या होता है, व्हाट इज सोल्डर, एंड हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं? तो लेड एंड टिन। ठीक है, ये मेटल्स हैं जिनका हम यूज करेंगे सोल्डिंग करने के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। चलिए नेक्स्ट है, मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन।
समझ गया होंगे ना। When a small piece of it is left open in the air, it catches fire. When the product form is dissolved in water, it turns red litmus to blue. कौन सी मेटल ऐसी? जल्दी से। बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आ गया है ना। सोडियम। सोडियम एक ऐसी मेटल है, ये हमारा क्या है यहाँ पर? सोडियम है, जो कि कैसे रिएक्ट करता है? वाइगरसली रिएक्ट करता है, फायर कैच कर लेता है। अगर हम इसे खुले में रखेंगे एयर और वाटर से, ये बहुत ज्यादा जल्दी से रिएक्ट करेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है, और फायर कैच कर लेता है, बर्न हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो ये हमारा हो गया आंसर 48 का ई क्या होता है? ठीक है, ये फर्स्ट नहीं है। अब फर्स्ट आंसर क्या कह रहा है? नेम द मेटल ई, वही है, नेम द मेटल ई हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज डिसॉल्व इन वाटर। अब हमें बताना है केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। जब मैं अगर एक्सपोज करती भी हूँ सोडियम को तो क्या बनने वाला है, यानी कि जब एयर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? Na+O2 बन जाएगा क्या? Na2O, Na2O। ठीक है, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2 ऑक्सीजन एन हो जाएगा 4 Na। ठीक है, अगर इसी की रिएक्शन में किससे करा देती हूँ? वाटर से। किससे रिएक्ट करा देती हूँ? वाटर से। तो Na2O प्लस वाटर H2O गिव्स आउट क्या बनाएगा? NaOH बना देगा, इसलिए लिखा था। कौन से लिटमस पेपर को? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि NaOH बन जाएगा, बेसिक इन नेचर बन जाएगा, है ना। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच द मैटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स मोल्टन फ्लोराइड। कई बार किया हमने, पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, उस समय लिखा हुआ है। आपने देखा इस तरीके से एनोड है और ये है कैथोड। ये कैसे होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं ये? इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस तरफ, कहां से जा रहे होंगे? फिर इधर से जा रहे होंगे। यहाँ पर मान लीजिए क्या लगी हुई है? बैटरी। क्या लगी हुई है यहाँ पर? बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, तो Cl से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? सोडियम की तरफ। और सोडियम हमारा कहाँ बनेगा? कैथोड पर। कहाँ बनता है? सोडियम कैथोड पर। समझ गए? यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही होगी? Cl और इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा? रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? इस तरीके से हमें रिएक्शन को दिखाना होता है। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? एनोड पर हो रही है, और कैथोड पर क्या हो रहा है? सोडियम। सोडियम क्या बन रहा है? आयन लेकर अपना सोडियम फॉर्म हो जाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर ये बन जाएगा पूरा सोडियम। ये रिएक्शन कहाँ होगी? एट कैथोड। ये रिएक्शन कहाँ होगी? एट कैथोड। क्लियर है सभी को? यहाँ पर क्या बन जाता है? सोडियम बन जाएगा, और हम इसको सेपरेट कर लेते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही तो कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ही तो कर रहे हैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिलेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिलेशन एंड रोस्टिंग में 2 डिफरेंस बोले, मैंने यहाँ 4 लिख दिए। कोई नहीं, आपको कुछ तो याद रहेगा इनमें से। 1 2 3 4। देखो, आपको थोड़ा थोड़ा मैं याद करा देती हूँ। हमारी बात हुई थी कैल्सिलेशन एंड रोस्टिंग को लेकर, दोनों ही एक्सट्रैक्शन करने में हेल्पफुल होंगी। कैसे? कैल्सिलेशन क्या होते हैं? कार्बोनेट ओट्स। राइट है, कार्बोनेट ओट्स को अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कैल्सिलेशन कहते हैं। रोस्टिंग क्या होता है? सल्फाइड ओट्स। इज इट क्लियर? याद आ गया होगा आपको शायद। कैल्सिलेशन के अंदर एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग के अंदर प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो हम इनको अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। Calcination is a process in which ore is heated in the absence of air or might be supplied in limited quantity। अगर दे भी जा रही है तो बहुत ही कम दी जाएगी, absence of air ही होता है। ठीक है, roasting involves heating of ore lower than its melting point in the presence of air or oxygen। roasting में क्या कर रहे हैं? हीटिंग कर रहे हैं ore को, lower than its melting point, इसकी melting point से भी कम पर करेंगे, in the presence of air और oxygen। तो यहाँ पर भी अगर मुझे सेपरेशन करना है, किसकी प्रेजेंस में करना होगा? एयर की प्रेजेंस में। अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, एयर की प्रेजेंस में रोस्टिंग होता है एंड एब्सेंस में कैल्सिलेशन। ठीक है, कैल्सिलेशन इन्वॉल्व्स थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट ओर्स। तो भाई कैल्सिलेशन के अंदर क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन कराया जाएगा, किसका? कार्बोनेट ओर का। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है?
हीट देंगे, हम हीट प्रोवाइड करेंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी कि जो कार्बोनेट ओर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, एंड देन हमारा जो मेटल है वो सेपरेट हो जाएगी। समझ आ गया? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। इज इट क्लियर? रोस्टिंग इज कैरिड आउट मोस्टली फॉर सल्फाइड मिनरल्स। तो रोस्टिंग है जो कैसे होती है बेटा? सल्फाइड मिनरल्स में होती है। ये किस में होती है? कार्बोनेट ओर्स में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ड्यूरिंग रोस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक मेटालिक एंड एसिडिक कंपाउंड्स आर रिलीज। यहाँ पर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। याद आ रहा होगा मैंने रेशंस कराई है, नहीं तो आप जा सकते हैं पार्ट 2 के अंदर, मैंने बहुत सारी रेशन कराई है सल्फाइड ओर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया रोस्टिंग के अंदर क्या होगा? लार्ज अमाउंट में टॉक्सिक मेटालिक एंड एसिडिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो आपको एक गैस का नेम मैंने बता ही दिया, कौन सी गैस हो रही है? बहुत ही बढ़िया, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट क्या है देख लेते जल्दी से। ड्यूरिंग कैल्सिलेशन मॉइस्चर इज ड्राइवन आउट फ्रॉम एन ओर। ठीक है, यहाँ पर क्या? रोस्टिंग डज नॉट इन्वॉल्व डिहाइड्रेटिंग एन ओर। तो यहाँ पर हो रहा है भाई मॉइस्चर आउट हो रहा है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? चले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आई थिंक याद भी हो गए होंगे आपको पॉइंट्स, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड और, ठीक है, या सल्फाइड मिनरल्स। यहाँ पर कैसे किसके थ्रू करते हैं? एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। थर्मल डिकम्पोजिशन दोनों में हुआ है, हीट दोनों में प्रोवाइड की जा रही है। एंड यहाँ पर देखेंगे मॉइस्चर या फिर डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एन और नहीं होता। इज इट क्लियर? चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेम द मेन ओर ऑफ मर्करी। सिनेबार, मैंने पुरानी वीडियो में भी करवाया हुआ है। हाउ इज मर्करी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर? कैसे मिलती है? तो सिनेबार एक क्या होता है? मर्करी सल्फाइड ओर है। रोस्टिंग करवाएंगे, बिल्कुल सही। तो याद आ रहा है ना वो सारी प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है। HGS प्लस O2, पहले HGO बन जाता है, SO2 बाहर निकल जाती है। इसी HGO को मैंने बताया था सल्फाइड से ज्यादा इजी है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उनके ऑक्साइड से। तो हम क्या करेंगे? HGO को लेंगे, फिर कार्बन से रिएक्ट करा देंगे, CO बाहर निकल जाएगा एंड Hg हमें मरकरी मिल जाता है। देख लेते हैं, मैंने वही लिखा है यहाँ पर भी। फिर आगे बढ़ते हैं। सिनेबार HGS होता है, मर्करी सल्फाइड होता है, इट इज एन ओर ऑफ मर्करी। समझ आ गया? मर्करी इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय रोस्टिंग। कैसे मिलेगा हमें? रोस्टिंग से मिलेगा। क्या करते हैं यहाँ पर? हीट दे दो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, HGS प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा? HGO एंड SO2। अभी जैसे हमारी यही बात हुई है, दोबारा देख लो। HGS प्लस O2 क्या देगा? HGO एंड SO2। बैलेंस करने के लिए 3O2 कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको यहाँ पर 2 कर लीजिए, इसको भी 2 कर लीजिए और इसको भी 2 कर लीजिए। ठीक है, इस HGO को फिर उठाएंगे, इस HGO को उठा लेंगे भाई। आजा तो अभी HGO को उठा लिया हमने, फिर क्या करेंगे? हम रिएक्ट करवाएंगे किससे? कार्बन से। ठीक है, किससे रिएक्ट करवाएंगे? कार्बन से। Hg अलग हो जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी, हमें मरकरी मिल गया। समझ आ गया? सेम वही है, हीट दे दिया यहाँ पर, Hg प्लस O2 कर लिया, या फिर हमने इस तरीके से कार्बन से रिएक्शन करवा दी। क्लियर है? समझ आ गया इतना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द थर्माइट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो यहाँ पर ये क्वेश्चन पर। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ इज इट इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। यहाँ पर रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इस रिएक्शन का क्या यूज होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपने सुना होगा वेल्डिंग, सुना हुआ है ना, देखा भी होगा वेल्डिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर वेल्डिंग में क्या करते हैं? हम मेल्ट कराते हैं मेटल को, अनस्टिक करवा देते हैं। तो वही तो प्रोसेस है थर्माइट। इसमें एल्यूमिनियम का यूज करेंगे हम, राइट। और क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड में हमें क्या करना है? एल्यूमिनियम की रिएक्शन करानी है, देन क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन सेपरेट हो जाएगा। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वेल्ड करने में से यूज कर लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए आ जाते हैं हम। थर्माइट रिएक्शन व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विद Fe2O3। अभी जैसे आपको यही बोला मैंने, आयरन ऑक्साइड को हमें क्या करना है? एल्यूमिनियम के साथ हीट देनी है, देन क्या होगा?
मेल्ट होगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा एंड आयरन बनेगा एंड हमारे जो मशीन पार्ट्स हैं या रेलवे ट्रैक्स हैं उनको हम ज्वाइन करने में हेल्प कर पाएंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पर व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विद आयरन ऑक्साइड टू गेट मोल्टन आयरन, हमें क्या मिलेगा, एक मोल्टन आयरन मिलेगा, आयरन पिघल जाएगा, तभी तो ज्वाइन करेंगे, तो कूल डाउन कर देंगे एकदम से, फिर ज्वाइंट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड हो जाएगा। Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम gives out Al2O3 and 2 Fe, समझ आ गया। सो मोल्टन आयरन इज यूज्ड टू वेल्ड ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स, जहां पर पार्ट ब्रोकन हो चुका है वहाँ Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाएंगे, आयरन मिल जाएगा जो कि कैसा होगा, मोल्टन आयरन होगा। उस जगह जैसे कि इतना गैप हो चुका है उस जगह फिल हो चुका, एंड देन पकड़ कर लेगा ना, कूल डाउन कर देंगे, ठंडा कर देंगे, और आयरन कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ड्राइंग बन गई तो मेरे यार से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए 51। How can the matters at the top of the reactivity series be extracted from their ores? ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन कराते हैं, पता है ना। बाकी अदर मैटर्स को क्या करते हैं, दूसरे केमिकल से रिडक्शन करवा देते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मैटर्स को हम अदर मैटर से क्यों नहीं करा पाते, क्योंकि वो खुद ही बहुत ही अच्छे रिड्यूसर हो रहे हैं, है ना, बहुत ही अच्छे रिड्यूसर होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन। तो हम यहाँ पर उनका यूज ना कर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाएंगे। समझ आ गया अच्छे से? चले देख लेते हैं। These metals are extracted by electrolytic reduction. These metals are extracted by electrolytic reduction. For example, aluminium is obtained from bauxite by electrolytic reduction. और भी एग्जाम्पल मैंने करवाए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम का नाम ले लिया है। तो एल्यूमिनियम भी कैसी मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, याद रखना है। कैसी मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो आपको पता है कौन कौन आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है। ये इन सबको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, सबको इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, ठीक है, सबका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम एंड एनी वन अलॉय मेड फ्रॉम, ठीक है, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, यानी कि एक ऐसा अलॉय आपको बताना है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बनाओ। तो मेटल आयरन है, नॉन मेटल कार्बन है, बन गया ना स्टील, क्या बन जाता है, स्टील। अलॉय का नाम समझ आ गया। एक मेटल लेनी है तो ये एक मेटल है, एक नॉन मेटल लेनी है तो ये एक नॉन मेटल है, ठीक है, और एक अलॉय बनाना है, बन गया भाई, कौन सा बन गया, स्टील। स्टील एक अलॉय है, ठीक है, इसका आंसर ये वाला हो गया। नेक्स्ट है टू मेटल्स, तो तीन एग्जाम्पल है, वो तीन एग्जाम्पल है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज का ले लो। ब्रास थर्ड है, ये ब्रास। ब्रास के अंदर क्या लेते हैं, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज अगर आ जाएगा तो ब्रॉन्ज के अंदर क्या आ जाएगा, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। समझ गए? ये आपके हो गए दोनों मेटल्स, कॉपर एंड जिंक भी दोनों मेटल्स है, कॉपर एंड टिन भी मेटल है, ठीक है। दो मेटल से कौन कौन से बनते हैं, तो ब्रास एंड ब्रॉन्ज अलॉय बन जाते हैं। मेटल नॉन मेटल से बनता है स्टील। इज इट क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट है 53। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ द मेटल X is low in reactivity series and metal Y, which is high in the reactivity series, are obtained from their compounds by reduction process. तो आपको समझ आ रहा होगा X क्या है, लो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आने वाली मेटल है। Y क्या है, हाई है, इसका मतलब रिड्यूस कर पा रही होगी आसान से, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ Y एक कॉपर है, ओके, Y एक आयरन है, चलो, तो FeSO4 प्लस Cu लेकर आऊंगी मैं यहाँ पर, क्या रिएक्शन होगी, नहीं हो सकती ना, कॉपर कमजोर है इससे, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर मैं लेकर आती हूँ CuSO4 प्लस Fe, रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल, FeSO4 बन जाएगा इक्वेशन के अंदर एंड Cu बाहर हो जाएगा। समझ आ गया? तो लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। हाईली रिएक्टिव मेटल को अगर वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, एक्सप्लोजन। बताया अभी आपको, हाईली रिएक्टिव
मेटल होंगी तो क्या करेंगी, वो एक्सप्लोसिव वाइगरसली रिएक्ट करेंगी और क्या करेंगी, रेड लिटमस को ब्लू बना देंगी। मैंने आपको बताया था सोडियम का भी, जैसे कि देख लो सोडियम है, बाहर निकालोगे ऑक्सीजन से तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, बन जाएगा Na2O। इसके ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेंगे जब, तो क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। बेस बना लेंगे तो ये रेड लिटमस को ब्लू बना देगा ना, बन जाएगा NaOH। क्लियर है सभी को, कर लेंगे, आसान है। बैलेंस करना है तो इसको लिख लीजिए 2, इसको यहाँ पर कर लीजिए 2, इसको कर लीजिए यहाँ पर 4। ठीक है, क्लियर है सभी को। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। X इज ऑब्टेन बाय केमिकल रिडक्शन, X ऑब्टेन हो जाएगा बाय केमिकल रिडक्शन। ठीक है, Y इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, नॉर्मल सी बात है, हाईली रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। लो, बहुत ही बढ़िया। लो कैसे होंगी, बाय केमिकल रिडक्शन। अभी जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन हमने इसी तरीके से सॉल्व किया। इतना समझ आ गया। एक्स्ट्रा मैं हटा देती हूँ, ये समझाने के लिए था मेटल्स कौन सी हाईली रिएक्टिव होगी, कौन सी लो रिएक्टिव होगी, ये समझाने के लिए था, ये सब समझाने के लिए था। ठीक है, इसको रखते हैं, इसको बताने के लिए सेकंड वाले क्वेश्चन को क्या है, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। तो जब वाटर में ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको समझ आ गया, वाइग्रेसी रिएक्ट कर रही है, फायर कैच कर लेती है, कैच फायर, कैच फायर। ठीक है, और क्या बना लेती है, बेस बना लेती है जब वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो देख लो भाई, मेटल विल कैच फायर, alkali solution is formed which turns red litmus to blue। alkali solution क्या होता है, जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व है। alkali का मतलब क्या है, बेस वाटर के अंदर जो डिसॉल्व है, डिसॉल्व इन वाटर, उन्हें हम क्या कहते हैं, alkali कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, alkali कहते हैं। ये बात समझ आ गई। तो जब ये बेस हैं वाटर में डिसॉल्व हैं तो ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू बना देंगे ना। तो बस ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाते हैं जब हम हाईली रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट कराते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, द रिएक्शन ऑफ मेटल with ferric oxide is highly exothermic. Metal X is obtained from its oxide by electrolytic reduction. Identify X and write its reaction with ferric oxide. Okay, तो देखो भाई क्या कह रहा है यहाँ पर, द रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स, कोई रिएक्शन करवाने वाले हैं मेटल एक्स से विद फेरिक ऑक्साइड, मतलब किससे कराएंगे, फेरिक ऑक्साइड से, Fe2O3 से। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक है, वेल्डिंग एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही। एक्स क्या है यहाँ पर, एल्यूमिनियम। तो क्या करेगा रिएक्ट करके, Al2O3 बना लेता है। क्या बना लेगा, Al2O3, इसको 2 कर लीजिए। ठीक है, और 2Fe बाहर निकल जाएगा जो कि मोल्टन आयरन होगा, और इसी से हम क्या करा देंगे, वेल्ड करा देंगे। तो अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या कह रहा है, मेटल एक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। आइडेंटिफाई एक्स, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक्स क्या हमारा, एल्यूमिनियम है। एंड राइट इट्स रिएक्शन विद फेरिक ऑक्साइड, हमने रिएक्शन लिख दी। यहाँ पर भी क्या, एक्स इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Fe2O3 से रिएक्शन कर रहा है, हीट मिलेगी क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल प्रेजेंट इन ब्रॉन्ज, बता दिया मैंने आपको, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, डन। ओके, 56 द अर्थी, ओके 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 ओके, रुकिए थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। अब वैसे तो देख ही लिया आपने, कोई बात नहीं। 54 हो गया हमारा, 55 पर है। ठीक है, 55। ओके, मेटल ऑलवेज फाउंड इन अ फ्री स्टेट, पॉज कीजिए, सोचिए। आपको पता होगा ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड सोडियम। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड सोडियम। ओके, आंसर आ गया सिल्वर। नो, सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है बट फ्री स्टेट में नहीं मिल सकता ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सल्फर होता है और सल्फर से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड। और क्या हो जाएगा फिर, हमारा सिल्वर जो शाइनी शाइनी एकदम चमकता है ना, ग्रेइश व्हाइट है ना, सिल्वरी, वो नहीं दिखाई देगा, कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। राइट, तो इसलिए अब क्या ऑप्शन बचा, कॉपर एंड सोडियम। सोडियम तो हाईली रिएक्टिव है, कॉपर, कॉपर भी हमने पढ़ा हुआ है ना, क्या हो जाता है कॉपर का, ग्रीन लेयर बन जाती है ना, कोटिंग लेयर। ठीक है, तो क्या बचा, गोल्ड, बिल्कुल सही। तो गोल्ड ही एक ऐसी मेटल है जो किसमें मिलेगी हमें, occurs in the native state. The metals at the bottom of the activity series like silver, gold, platinum are the last reactive metals. They are often found in the free state because this metal does not react with air. ठीक है,
समझ आ गया? तो गोल्ड हमें फ्री स्टेट में मिल जाता है, सिल्वर भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है मानते हैं, बट अगर हम कंपेयर करें गोल्ड से तो इट इज नॉट। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन क्या होगा? गोल्ड होगा। अगर और भी ज्यादा अब दे देता तगड़ा वाला एकदम, है ना, नीट वीट में आ जाए मान लो, खैर इस लेवल के तो क्वेश्चन नहीं आते, बस एक मजाक कर रही हूँ मैं। गोल्ड भी दे दिया, सिल्वर भी दे दिया, प्लैटिनम भी दे दिया, अब क्या करें? तो प्लैटिनम पर लगाना होगा। प्लैटिनम हाईली 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 नॉट रिएक्टिव, ठीक है, मतलब लीस्ट, वेरी वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, जो बहुत ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करेगी। आपने देखा होगा गोल्ड ना कई ईयर्स के बाद थोड़ा सा डल होने लगता है ना, क्योंकि थोड़ा 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 सरफेस पर लेयर बनने लगेगी बहुत टाइम बाद, जब आप एक्सपोज करेंगे एयर एंड वाटर वेपर्स के साथ। लेकिन अगर आपने बंद करके रख रखा है, बहुत अच्छे से सजा रखा है अपने बेटे की शादी के लिए या बेटी की शादी के लिए, तो वो चमकता ही निकलने वाला है। समझ आ गया? लेकिन अगर बात की जाएगी गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम की, वैसे ऐसे क्वेश्चन आने वाला नहीं है, अगर आ भी गया तो प्लैटिनम इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं लगा देती हूँ क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56. Okay. The earthy impurities associated with minerals used in metallurgy are called. क्या हो सकता है? स्लैग, फ्लक्स, गैंग या ओर? पॉज कीजिए, सोचिए, जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली गैंग। क्या होगा? गैंग इसका आंसर होने वाला है। गैंग इसका आंसर होने वाला है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, द वेस्ट मटेरियल्स accomplished with minerals while extracting are called gang particles. जब हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का, तो वेस्ट मटेरियल जितने भी होंगे वो क्या होते हैं, यानी हम कहते हैं गैंग कहते हैं। ठीक है, इट इज एन अर्थी इम्प्योरिटी with no electrical or magnetic properties. It is present along with minerals in the deposit from which the metal is extracted. एक सेकेंड, चलिए क्या लिखा हुआ है आपको ये पता चल गया। ये कैसे होते हैं? अर्थी इम्प्योरिटीज होते हैं, रॉकी एंड सैंडी होते हैं थोड़े से, है ना, और इनके अंदर कोई भी मेटल्स प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि मेटल से तो एक्सट्रैक्ट किए गए, राइट। तो अर्थी इम्प्योरिटी विद नो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि मेटल ही नहीं है, दोनों ही वही प्रॉपर्टीज शो करती है। मेटल्स होते तो फ्री आइंस होते तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नजर आती। मेटल होती है ना, मेटल में मैग्नेटिक, यानी कि कौन है? आयरन है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तब होती है ना जब वो आयरन प्रेजेंट होता है, वो तो हम पहले ही एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, तो गैंग के अंदर क्या बचने वाला है? कुछ भी नहीं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद मिनरल्स इन द ओर डिपोजिट फ्रॉम विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। समझ आ गया? ये क्या होती है? साथ में रहती है, इसमें से हम क्या कर लेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और क्या बच जाता है? बाकी सब गैंग बच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ओके, मजेदार है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मेलेचाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी। आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी। पॉज कीजिए फिर आंसर कीजिए। आंसर होगा इसका मर्क्यूरी? नो, कॉपर। क्या होगा? कॉपर। मेलेचाइट डार्क ग्रीन कलर का जो ओर है वो किसका है? कॉपर का है। इट इज अ ओर ऑफ कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। इट इज अ ओर ऑफ कॉपर एंड नेम क्या इसका? कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला देख लीजिए, Cu2CO3.OH का होल ट्वाइस, Cu2CO3 डॉट OH का होल ट्वाइस। क्लियर है सभी को? चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी आगे बढ़ते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज। यहाँ आप लोग गलती करेंगे, मुझे पता है, चलो कोई नहीं, देख लो। प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज, कौन सी प्रोसेस है? रोस्टिंग, बेसिमराइजेशन मैंने करवाया था पुरानी वीडियो में, देखना। इरेशन भी मैंने यहाँ लिख दिया। Cu2S, जब कॉपर मिलता है ना हमें, कॉपर Cu2S होता है, रिएक्ट करवाते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, हीट देते हैं, ठीक है, फिर क्या बन जाता है? Cu2O बन जाता है। इसी Cu2O को उठाएंगे, फिर क्या करेंगे? Cu2S से रिएक्ट करवाएंगे, बेसिमराइजेशन कहते हैं। क्या मिल जाता है? Cu मिल जाता है एंड SO2 रिलीज हो जाती है। ये रिएक्शन मैंने पुरानी वीडियो में समझाई हुई है। बेसिमराइजेशन क्या होता है ये भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर भी सल्फाइड और ही सेपरेट हो रहा है। क्या इसका आंसर बेसिमराइजेशन होना चाहिए या फिर रोस्टिंग होना चाहिए? दोनों ही आंसर नहीं है इसके, ठीक है, दोनों ही इसके आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया है
कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर के लिए कौन सी प्रोसेस एम्प्लॉयड की जाएगी? तो उसके आंसर है फ्रॉथ फ्लोटेशन। क्या आंसर होना चाहिए? फ्रॉथ फ्लोटेशन। चलिए मैं इसको पहले हटा देती हूँ। ठीक है, आंसर समझ आ गया इसका क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर रोस्टिंग एक पार्ट है। ठीक है, तो आंसर लिख लीजिएगा इसका। द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। किस पर बेस्ड है? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स पर। हम यहाँ क्या करते हैं? मेनली सल्फाइड हटाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? जल्दी से लीजिए। ओके, डन। चलिए ओके, ये भी क्वेश्चन आप जानते होंगे। मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है या सोडियम है? पॉज कीजिए, आंसर बताइए। आयरन? नो, आंसर है एल्यूमिनियम। आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। तो याद रखना है, मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ इज एल्यूमिनियम मेटल, मेकिंग अप टू 8%। कितना बनाती है? 8% ऑफ इट्स बाय पार्ट्स पर मिलियन, ट्रिपल पी। पार्ट्स पर मिलियन को बोलते हैं ट्रिपल पी। ठीक है, समझ आ रहा है? इट इज अ वेरी लाइट वेट एंड सिल्वरी व्हाइट मेटल। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये तो आप सब जानते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सी मेटल हमें मिल रही है? बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम मिल रही है। कौन सी मिल रही है? एल्यूमिनियम। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए। जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर द, ओके, जोन रिफाइनिंग का यूज किसके लिए करते हैं हम? ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ एन ओर। क्या होना चाहिए? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल या प्योरिफिकेशन ऑफ एन ओर, या रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर? पॉज कीजिए, बताइए। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल ओर, मतलब मेटल्स का ही करेंगे, सॉरी। ठीक है, द जोन, बहुत लोग और इन मेटल में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने भी बोल दिया एकदम से। और नहीं होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेटल होगा। कैसे होगा मेटल? समझ रहे हो ना? मेटल जब हमें मिल जाएगी उसके बाद प्योरीफाई करते हैं। हमने सेपरेशन कर लिया, एक्सट्रैक्शन कर लिया, और से हाथ डाल लिया, उसके बाद प्योरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे? जोन रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल होगा, ना कि और। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस इन स्पेशल, it is used for the purification of metals. Metals are purified through this process to a very high degree. The other name for zone refining is called fractional distillation. इसे क्या कहते हैं हम? Fractional distillation कहते हैं। This method employed to get metal of very very high purity, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया। इन सब मेटल को बहुत ही हाई प्योरिटी में चाहिए होगा तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं। आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसके बाद हम क्या करेंगे? हाईली प्योरिटी फॉर्म में लाने के लिए जोन रिफाइनिंग करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए, बहुत बढ़िया। इन एडिशन टू आयरन, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, बहुत ही आसान है, निकल एंड क्रोमियम, कॉपर एंड टिन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, कार्बन एंड मैग्नीशियम। क्या यूज करेंगे? बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नो, निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, सो स्टेनलेस स्टील में ऑल्सो कंटेन निकल एंड niobium, molybdenum, chromium and titanium. These all the elements improve the corrosion resistance of stainless steel. Stainless steel सुना है ना, जंग नहीं आती, महंगी आती है ना? तो उस पर किसकी प्लेटिंग होती है? किसका यूज किया जाता है? निकल एंड क्रोमियम का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी हम यूज करते हैं नायोबियम का, मोलिब्डेनम का, निकल का, क्रोमियम का, टाइटेनियम का, ताकि हमें स्टील कैसे मिल सके? स्टेनलेस मिल सके, और उसकी क्वालिटी क्या हो? बहुत अच्छा हो, कोरोजन उसमें नहीं हो सकता हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। The luster of metal is due to its high density. luster समझते हैं ना? शाइनिंग। हमने पढ़ा ना मेटल की फिर से जाइए प्रॉपर्टीज के अंदर। मेटल कैसी होती है? लस्ट्रस होती है, लेकिन नॉन मेटल कैसी होती है? नॉन लस्ट्रस। एक्सेप्शन था, मेटल ऐसी कौन सी है जो लस्ट्रस नहीं है? लेड आंसर था हमारा। लेकिन नॉन मेटल ऐसी कौन सी है जो लस्ट्रस होती है? आयोडीन आंसर था। तो अब पूछा जा रहा है ऐसा क्यों होता है, तो बोला गया है कि भाई लस्टर ऑफ मेटल इज ड्यू टू हाई डेंसिटी की वजह से, हाई पॉलिशिंग की वजह से, हाई इट्स केमिकल इनर्टनेस की वजह से, या फिर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बिल्कुल सही आंसर आ गया भाई, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल का जो लस्ट्रस है वो बना रहता है। मेटल्स आर लस्ट्रस बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैम
अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेंगे तो शाइनिंग चली जाती है। जैसे कि आयरन के साथ ऐसा होता है, कॉपर के साथ ऐसा होता है ना। अदर मेटल्स भी हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो लस्टर साइन जो है उनकी चली जाएगी, किसकी वजह से, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स अदर कंपाउंड या एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और ये शाइन अपीयर्स गायब हो जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो देख लेते हैं। Metals are lustrous because of the free electrons present in them. The light falling on these electrons is reflected, thus the metal surface appears shiny or polished. समझ आ गया? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पर लाइट जाएगी, ठीक है, लाइट जाने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से ये हमें कैसे नजर आते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, डन। केमिकली रस्ट इज, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर ओनली फेरिक ऑक्साइड, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन ऑक्साइड डेवलप्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। क्या करता है ये, ऑक्सीजन से एंड मॉइस्चर से यानी कि वाटर से रिएक्ट कर कर ये बना लेता है रस्ट, जिसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इज इट क्लियर टू ऑल? 4Fe + 3O2 रिएक्ट करेंगे जब XH2O से या फिर 2H2O से, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, Fe3O4, राइट? ऐसे ही बनेगा। क्या बनेगा, Fe2O3। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, Fe2O3। फेरिक वर्ड आ रहा है, याद रखना, चाहे कॉपर हो आयरन हो, जब अस आता है तो वैलेंसी कम होती है, जब इक आता है तो वैलेंसी ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या आ रहा है, फेरिक, तो फेरिक की वैलेंसी यहाँ पर कितनी है, 3। ऑक्सीजन की कितनी है, 2। तो लगा लीजिए भाई क्रिस क्रॉस मेथड, Fe3 और ये हो गया 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो बन गया हमारा फॉर्मूला Fe2O3। फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, Fe2O3। क्लियर है सभी को? चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करना भी जरूरी है ताकि आप सही करें। Fe2O3 समझ आ गया? कोई दिक्कत? Fe2O3.XH2O क्या बन जाते हैं, Fe2O3.XH2O। ये फॉर्मूला है रस्ट का, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सबको हटा देते हैं थोड़ा सा, चलिए इसे रहने देते हैं। ठीक है, आप XH2O भी ले सकते हैं, 2H2O भी ले सकते हैं, हमें नहीं पता ना वाटर वेपर्स के कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पर XH2O ले रहे हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको दोनों ही दिखा सकते हैं, .2H2O या फिर XH2O, तो इसलिए मैंने दोनों को इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। ओके, हीटिंग पायराइट्स टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड, अब तो बता ही दोगे, रोस्टिंग, है ना। चलिए बढ़िया, पायराइट्स को हीट करना है। पायराइट क्या होता है, ये गोल्ड लाइक लगता है हमें, गोल्ड जैसे चमकता है, लेकिन एग्जैक्टली गोल्ड नहीं होता। ये क्या होता है, आयरन और सल्फर से मिलकर बना होता है। इसमें कॉपर के भी पायराइट्स होते हैं और थोड़ा बहुत गोल्ड भी होता है, बहुत कम, लेकिन ये गोल्ड जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आयरन और सल्फर है जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लैक हो जाता है। इसकी कॉस्ट भी गोल्ड की जैसी नहीं होती है, बहुत चीपर प्राइस में मिलता है, क्योंकि गोल्ड की तरह ज्वेलरी बनाने में हेल्पफुल नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, आप जानते हैं, जैसे कि गोल्ड एक सॉफ्ट मेटल होती है, उसे ज्वेलरी बनाने में हम आसानी से जैसा हम चाहे डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन जो हार्ड चीज होगी उसे हैमर से तोड़ेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रिडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोल्ड जैसा है, इसे इसलिए कहते हैं फूल्स गोल्ड। क्या बोलते हैं इसे, फूल्स गोल्ड। तो पायरेट इज अ मिनरल दैट इज कंपोज्ड ऑफ आयरन सल्फर, मैंने बता ही दिया आपको। इट इज ऑफन फाउंड इन एसोसिएशन विद अदर मिनरल्स सच एज गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर, ये भी आपको बता दिया अभी। पायरेट FeS2 इज नोन एज फूल्स गोल्ड। ठीक है, फूल्स गोल्ड कहते हैं इसको, बिकॉज इट हैज अ सिमिलर अपीयरेंस टू गोल्ड, ये भी समझा दिया। In roasting, the ore is heated in a regular supply of air in furnace at a temperature below the melting point of the metal। बताया था मैंने, रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, राइट। इसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में सप्लाई ऑफ एयर रहेगा फर्नेस के अंदर, यानी कि भट्टी के अंदर, जिसे हम फ्लोटेशन कहते हैं, उस प्रोसेस के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, एट अ टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से भी बिलो, यानी कि उससे भी कम हमें टेम्परेचर देना होगा मेटल के,
मेटल को, तब जाके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ये है इसके लिए इक्वेशन। देख लीजिए जल्दी से, क्या है, FeS2 है, FeS2 प्लस O2 है, बैलेंस बाद में कर लेंगे। क्या बनना चाहिए भाई, आयरन अलग होना चाहिए, SO2 अलग हो जाएगा, है ना, आयरन अलग होना चाहिए और SO2 अलग हो जाएगा। पहले हमें क्या मिलेगा, Fe2O3 एंड SO2 हमारा सेपरेट हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए इधर 11 लगा लीजिए और इधर 4 लगा लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसका भी आप, ये मैं हटा देती हूँ, समझाने के लिए था ये। ओके, पहले हमने बताया था ना, सल्फर से या सल्फाइड से हम क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। तो आप डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं मिलता मुझे, डायरेक्टली आयरन नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली क्या मिला मुझे, ऑक्सीजन मिला है। अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी, अगर केमिकल रिडक्शन करवाऊंगी, देन उसके बाद क्या होगा, मुझे आयरन प्रॉपरली मिल पाएगा। तो रोस्टिंग के अंदर क्या है, हमें सल्फर को हटाना है, रिमूव करना है, पूरी प्रोसेस फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते। ओके, डन। Give an example of a metal which can be easily cut with a knife and it is a liquid at room temperature. Previous video देखी होंगी तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको, सोडियम। ठीक है, सॉफ्ट मेटल और कौन कौन सी होती है, पोटेशियम और लिथियम, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। अगर मैं बोलूं हैंड की हीट को लेकर जो लिक्विड हो जाती है वो कौन है, गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम कराया हुआ है ये भी मैंने। चलिए ठीक है, ओके, इसका आंसर नहीं है वैसे भी, चलिए कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ मैंने आपके लिए खुद ही आंसर किए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। रिवर्स द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 है, रिवर्स कराऊंगी मैं, मतलब ZnSO4 प्लस Cu कराऊंगी तो क्या होगा, नो रिएक्शन। मोटा इंसान नहीं है, पतला है, मतलब कि आपको पुरानी जिसने वीडियो देखी है वो समझ गए होंगे, यानी कि कॉपर हमारा कमजोर इंसान है। लीस्ट रिएक्टिव है या हाईली रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। क्या हाईली रिएक्टिव को ये डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या लिखेंगे हम, नो रिएक्शन। क्लियर है सभी को, आसान है ये भी बहुत। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रीजन बता दिया मैंने आपको, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक, सो इट कैन नॉट बी डिस्प्लेस जिंक इन द सॉल्यूशन। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अरे इसको अभी हटा ही देते हैं, मेरे को लगता नहीं जरूरत है अभी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। डन। Why is copper used to make hot water tanks whereas steel is not? यहाँ पर हटा दी मैंने, आपको गैस करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। आपको पता है कि कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। ठीक है, तो आयरन की मेटल, आयरन जो मेटल है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवाया हुआ है, आयरन मेटल क्या करती है, स्टीम से रिएक्ट कर लेती है, राइट। लेकिन कॉपर ना ही स्टीम से करेगा, ना कोल्ड वाटर से, ना ही हॉट वाटर से। इसलिए हम वाटर टैंक्स किसके बनाएंगे, कॉपर के बनाएंगे, ताकि कोरोजन नहीं हो सके। आंसर देख लेते हैं हम। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर टू स्टील, ये भी आपको पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एज कंपेयर टू स्टील। सो हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ कॉपर। हॉट वाटर टैंक्स किसके बनाए जाएंगे, कॉपर के, ताकि जो हीट है उसको वो एब्जॉर्ब करता रहे और क्या बनाए रहे, गर्म बनाए रहे। ठीक है, रीजन क्या है, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन, जो भी आपको समझाया मैंने, और स्टील क्या एक अलॉय है आयरन का, तो उसकी क्वालिटी तो दिखाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद either water or steam while iron reacts with steam and corrode the tank. क्या कोल्ड वाटर से आयरन रिएक्ट कर लेगा, नहीं, क्योंकि ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती। कोल्ड वाटर से रिएक्ट कौन करता है, हाईली रिएक्टिव मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगी, मॉडरेटली हीट हॉट वाटर से करती है या फिर स्टीम से करती है, और लीस्ट रिएक्टिव किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगी, ना हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ना ही स्टीम। तो कॉपर किस में आता है, हाइड्रोजन के बाद आता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल के अंदर आएगा, इसलिए ये एज कंपेयर टू आयरन रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने टैंक को किससे बनाया है, कॉपर से। और दूसरा रीजन क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू स्टील। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाई डज मेटल नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये भी बताया हुआ है मैंने। नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इवॉल्व ना कर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, H2O बना देगा, H2O को क्या करेगा, H2O बना देगा। ठीक है, लेकिन एक कौन सी कंडीशन है जहां पर ये H2O ना देकर H2O देता है, तो वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब हम लेते हैं या मैग्नीज और मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो ये H2 देता है, ना कि H2O।
समझ आया? कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेते हैं इसको। नाइट्रिक एसिड एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हमने पढ़ा हुआ है मेटल जब एसिड से रिएक्ट करती है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, मेटल एसिड से रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, चाहे कोई भी मेटल हो। लेकिन एक कंडीशन क्या है, कुछ मेटल्स रिएक्ट नहीं करती और कुछ कंडीशन ये है जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो नहीं करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन से नीचे आने वाली कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, दोबारा सुन लो, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम नॉट रिएक्ट विद एन एसिड, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम नॉट रिएक्ट विद एसिड। फिर ये किससे रिएक्ट करते हैं, फिर ये किससे रिएक्ट करते हैं, अम्लों की राजा से। भाई कौन है अम्लों का राजा, HNO3 HCl का रेशो लेंगे। HNO3 कितना लेना है 1 और HCl का रेशो कितना लेना है 1:3। सब इस रेशो में अगर मैं एसिड को मिला दूं, मिक्स कर दूं, तो क्या बन जाएगा, एक ऐसा एसिड बन जाएगा जो क्या करेगा, इन सबसे रिएक्ट कर लेता है। कहते हैं ना भाई गोल्ड की सफाई करवाने वाले आए, भाई मम्मा कह रही है कि सफाई करवा देती है, गंदा हो गया मेरा गोल्ड, वो क्या करते हैं इसी एसिड के अंदर मिक्स कर देंगे, क्लीन हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका जो गोल्ड है वो झड़ जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, एंड देन उसको क्या करेंगे, वो बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर जाकर हमारा जो गोल्ड है वो भी क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली HNO3 में डालूंगी, नो रिएक्शन, डायरेक्टली HCl में डालूंगी, नो रिएक्शन, कितना भी कंसेंट्रेट ले लेंगे तब भी जो गोल्ड है या सिल्वर है वो डिजोल्व नहीं होते, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। जब मैं HNO3 और HCl को 1:3 के रेशो में मिक्स करती हूँ, तब ये जाकर क्या करेंगे, तब ये जाकर डिजोल्व हो जाएंगे, रिएक्ट कर लेंगे और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। समझ आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल? ये बात समझ आ गई अच्छे से? चलिए ठीक है, तो हमारी बात हो गई थी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 के केस में हम बात कर लेते हैं, ये बातें हो गई हमारी। अब मैंने बात कर लेती हूँ HNO3 की। HNO3 क्या करता है, ये हाइड्रोजन नहीं देगा, बाकी सारी मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करती हैं, मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। समझा देती हूँ मैं आपको। तो क्या देती है, सॉल्ट देती है, क्या देती है, सॉल्ट देती है, क्या देती है, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। लेकिन HNO3 अगर मैंने यहाँ पर एसिड के बदले, एसिड तो है, एसिड में कौन सा एसिड ले लिया मैंने, HNO3, कौन सा एसिड ले लिया मैंने, HNO3, तब ये H2 ना देकर क्या देंगी, H2O, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन को ऐड करवा देती है। समझ आ गया? बट इन केस ऑफ मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, बट इन केस ऑफ मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 गिव्स हाइड्रोजन गैस। ऑन रिएक्शन के टाइम में क्या होगा, ये HNO3 क्या करेगा, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन गैस ही देता है। इज इट क्लियर? चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमने, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। As nitric acid acts as a strong oxidizing agent and oxidizes the released hydrogen gas, वही बात हो गई, strong oxidizing agent है, ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन गैस को, किसमें, H2O में। It is reduced to either of these gases N2, ये क्या बनाता है, HNO3 जो है वो N2O बनाएगा, NO बनाएगा, या NO2 बना लेता है। इन तीनों को, तीनों में से किसी में भी ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है। So, but magnesium and manganese react with very very dilute nitric acid solution HNO3 to evolve hydrogen gas. HNO3 क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन विद बैलेंसिंग। Al प्लस HCl है, क्या देगा, AlCl3। सेम एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। क्या बनने वाली है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 6 HCl कर लेंगे, यहाँ पर 2AlCl3 कर देंगे, यहाँ 3H2 कर देंगे, और ये हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम। बैलेंस हो गई, 3 2 6, 6 Cl हो गए, 3 2 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं मैग्नीशियम प्लस HNO3। मैग्नीशियम प्लस HNO3, अभी भी जिस मैंने बताया था आपको कि मैग्नीशियम और मैग्नीज के केस में क्या होता है, HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, यानी कि यहाँ तो हाइड्रोजन आने वाला है, यहाँ क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ कर लेंगे हम 2, बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ लिख लीजिए आप इसे 2। एक सेकेंड,
ठीक है, NO3 का होल ट्वाइस हो गया, 2H2 हो गया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं गैसेस फॉर्म में। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये वाली तो अभी अभी हमने की ही थी, चलो ठीक है, देख लेते हैं। Al2O3 ओके प्लस HCl क्या देगा, AlCl3 प्लस H2। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम इधर लगा लेंगे, 6 हो जाएगा इधर ये, 3H2 बैलेंस हो गई, देख लीजिए। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 2 6, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 Cl है, 6 Cl है, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम हो गया। K2 प्लस H2O, K2O प्लस H2O क्या देगा, बेसिक बताया था मैंने, हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड बनाएगी, फिर उसके बाद बेसिक कर देगी। हमने सोडियम का पढ़ा था, ध्यान कर लो, Na प्लस O2 दिया था इसने, सोडियम ऑक्साइड Na2O, फिर इससे रिएक्शन की थी वाटर के साथ, H2O के साथ, और दे दिया था बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्केलाइन। तो सेम यहाँ पर भी वही होने वाला है, KOH 2 लगा लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O क्या देगा ये, FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ ले लीजिए 2 और यहाँ भी ले लीजिए 2। ठीक है, 2Fe 2Fe 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। मैं ऊपर वाली रिएक्शन हटा देती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। चले कोई नहीं, यहाँ पर 3H2O था, देख लेते, फिर बी पार्ट देख लेंगे, पहले इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आ जाते हैं। An element X replaces iron from the aqueous solution of iron sulfate. List your observation when the element X is treated with the aqueous solutions of copper sulfate, zinc sulfate and silver nitrate solution. दोबारा सुन लो, X रिप्लेस करते हैं आयरन फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन। एक्स जो है आयरन सल्फेट सोल्यूशन में से आयरन को रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब है एक्स स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन द एलिमेंट एक्स इज ट्रीटेड विद द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। आयरन से ऊपर आता है जिंक, तो जिंक के साथ रिएक्शन होगी या नहीं, नहीं होगी। सिल्वर नाइट्रेट बाद में आता है, कॉपर बाद में आता है, यानी कि जो एक्स जो है वो हो भी सकता है इसको डिस्प्लेस करे और नहीं भी हो सकता है इसको डिस्प्लेस करे, क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया है आयरन से जस्ट ऊपर वाला या आयरन से जस्ट नीचे वाला। आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो हो सकता है वो जिंक को भी डिस्प्लेस करे या जिंक को ना भी करे, क्योंकि आयरन से ऊपर जिंक आता है ना, और जो एक्स एलिमेंट है वो भी आयरन से ऊपर ही आने वाला है। तो दो केसेस बनते हैं यहाँ पर, या तो ये जिंक को डिस्प्लेस करेगा या फिर ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दो रीजन हो गए, बाकी अदर इन सबको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये उनसे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। देख लेते हैं हमने आंसर क्या लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं पहले। समझ आ गया सभी को, चलिए ठीक है। अगर नहीं समझ आया है तो रिवर्स कर लीजिए, थोड़ा सा बैक करिए 2-3 मिनट को, फिर देखिए। ठीक है, आ जाओ। As X replaces iron from its salt solution, X is more reactive than iron, ये भी बताया। It will also replace copper from copper sulfate solution and silver from silver nitrate solution, as both are less reactive than iron. As zinc is more reactive than iron, तो X can be more or less reactive than zinc. आपको पता है या तो मोर हो सकता है या फिर लेस रिएक्टिव हो सकता है, हमें कंडीशन दी नहीं है। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो देख लेते हैं। आपको पता है Ag, फिर कॉपर, फिर आयरन, फिर आपका X हो सकता है, फिर आपका जिंक हो सकता है, या फिर Ag, फिर कॉपर, फिर आयरन, फिर जिंक, या फिर X हो सकता है। ये बात समझ आ गई। हमें नहीं पता जिंक से लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है, बस हमें इतना बताया गया है कि आयरन से मोर रिएक्टिव है, तो आयरन से मोर रिएक्टिव तो जिंक भी होता है, तो हो सकता है X इससे लीस्ट रिएक्टिव हो या हो सकता है X इससे हाईली रिएक्टिव हो। मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चंस खत्म हो गए क्या, अभी हैं 72। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड स्टीम
एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। हमें इक्वेशन लिखनी है, ऑलरेडी लिखी हुई है पर देख लेते हैं। हमें क्या करना है, Fe की रिएक्शन करानी है स्टीम से, H2O से। क्या बनेगा, FeOH का ओल्ड वाइज? बिल्कुल नहीं। क्या बनता है हमारे पास, Fe3O4। ये Fe3O4 आया कहाँ से, ये आया है FeO प्लस Fe2O3 से। स्टीम से जब रिएक्ट करेगा, यानी कि एक बार ऑक्सीजन से, वाटर से मिक्सड होकर क्या बन गया, Fe3O4। क्योंकि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कभी 4 नहीं होती, ऑक्सीजन की वैलेंसी कभी 3 नहीं होती, तो Fe3O4 आया कहाँ से होगा, तो ये पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कर क्या बनाता है, FeO बना देता है। ठीक है, यहाँ पर दो वैलेंसी है दोनों की। फिर क्या करता है, ये Fe2O3 बना लेता है। जब वाटर से रिएक्ट कर लेगा, वाटर वेपर आ जाएंगे साथ में, या फिर ये अपनी कौन सी वैलेंसी शो करेगा, 2 ना कर 3 करेगा, तो Fe2O3 बना लेगा। समझ आ गया, Fe2O3.X याद आ रहा है फॉर्मूला, दोबारा समझा देती हूँ मैं, एक बार देख लो। क्या बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आयरन की वैलेंसी 4 रही हो, ऑक्सीजन की 3 रही हो, तभी तो क्रिस क्रॉस करेंगे Fe3O4 बनेगा। पर ये डायरेक्टली नहीं बना, ये बना किससे, FeO, ये किससे बना है, FeO प्लस Fe2O3 से, FeO प्लस Fe2O3 से। ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा Fe3O4, Fe3O4। ठीक है, तो यहाँ पर जो बन रहा है Fe3O4 बन रहा है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, बैलेंस यहाँ पर ऑलरेडी है ये रिएक्शन। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, कैल्शियम और पोटेशियम की रिएक्शन करानी है किसके साथ, वाटर से। तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, बेसिक बनता है, COH का उल्टवाइज बनने वाला है, हमने पहले पढ़ चुका है, और पोटेशियम वाली मैंने रिएक्शन करवाई हुई है। और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अगर मैं पोटेशियम की बात करती हूँ तो सेम वही, KOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। रिएक्शन ऑलरेडी दी हुई है, देख लीजिए। ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेगा, हाईली रिएक्टिव मेटल आपको पता था, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेती हैं, वाइग्रेसली रिएक्ट करती हैं, और फायर भी कैच कर लेती हैं। ठीक है, थोड़ा क्लीन कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ओके, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा चैप्टर मैंने इन वीडियोस के थ्रू या फिर इन क्वेश्चंस के थ्रू समझा सकूं। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट है तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने डाउट्स को, या फिर कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ समझना है तो वो भी मैं आपको समझा सकती हूँ। आपके जो टॉपिक्स है उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है, कुछ कुछ बीच में समझाया भी है आपको। एक बार इनको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।